माही के वक्त की सुई आज पीछे की ओर घूम गई। जब बरसों बाद फिर से उसे सुनने को मिला वही डायलॉग, तुम बहुत बुरी हो माँ। कितना कुछ उधड़ गया इस एक वाक्य की कैंची से। उसकी तमाम मजबूत सिलाई धड़ाधड़ निकल गई और रंगीन कवर के नीचे से झांकने लगी बेबंद लगी जिंदगी। अतीत के झरोके से जब झांकने लगी माही, तो लगा कि उसका पूरा बचपन बहुत शानदार था। खुशकिस्मत थी माही, अलीगढ़ के राज घराने में जन्मी थी। रियासत अब नहीं थी, पर रहन सहन में ताम झाम शाही शान और शौकत आज भी कायम थी। महल नहीं था, पर उसकी हवेली भी महल से कम नहीं थी। अदब वाले नौकर चाकर भी हर समय अपनी हाजिरी देने के लिए तत्पर रहते थे। उसकी कोई भी फरमाइश और ख्वाहिश हर हाल में पूरी की जाती थी। भाई वीर और माही हमेशा फूलों के बिस्तर पर सोए, सोने चांदी की थाली में भोजन किया। बिन मांगे इतना कुछ मिला था कि मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। स्कूल कॉलेज की गलियों में उछलते कूदते, किताबों और नोट्स का आदान प्रदान करते, एनुअल फंक्शन के नाटकों में अपना किरदार निभाते, कॉफी हाउस में कॉफी की चुस्कियों के बीच समीर के साथ कब इश्क परवान चढ़ा पता ही नहीं चला। कितना विरोध सहन किया, कितनी बंदिशों का सामना किया। लगभग 3 साल मनाती रही अपने पिताजी को। बहुत उकसाया सहेलियों ने भागकर शादी करने के लिए, पर न वो राजी थी न ही समीर। शादी जब भी होगी बड़ों के आशीर्वाद के साथ होगी, यही ख्वाहिश थी दोनों की। जब पिताजी राजी हुए तभी हुई उन दोनों की शादी। बस खाली एक साड़ी में लिवा लाए थे स्वाभिमानी समीर उसे। पिताजी बहुत कुछ देना चाहते थे, पर समीर ने इनकार कर दिया। माही राजमहल से निकलकर साधारण से परिवार की बहू बन गई। वो खुश थी। सुदर्शन कद काठी, ऊंचे सपने, सादा जीवन, उच्च विचार का आदर्श सहजे शांति प्रिय युवक था उसका जीवन साथी समीर। उसे गर्व था अपना निर्णय पर। समीर पढ़ने में बहुत अच्छा था और दूसरों को पढ़ाने में भी। उसने टीचर की जॉब कर ली। शुरुआत में जीवन यापन की भी बहुत समस्याएं आई। पाई पाई को दांत से पकड़कर रखना माही के वश की बात नहीं थी। कभी कभी उसे थोड़े से खर्च के लिए कई महीनों का इंतजार करना पड़ता। महंगी साड़ियाँ और ज्वेलरी सपना बनकर रह गई थी। छोटी छोटी बातों पर माही के यहाँ आए दिन पार्टी का आयोजन होता था, पर अब माही को जन्मदिन और शादी की सालगिरह पर भी सिर्फ मंदिर जाकर संतोष करना पड़ता। कभी कभी झुंझला जाती वो। अपनी झुंझलाहट में समीर की साधारण नौकरी पर तीखे व्यंग्य करने से भी बाज नहीं आती। उसे गुस्सा आता समीर पर, क्यों दहेज नहीं लिया। अगर लिया होता तो सुख सुविधाओं से युक्त शानदार घर से लेकर महंगी ज्वेलरी तक सब कुछ होता उसके पास। पर समीर का शांत संतुलित व्यवहार उसकी हर नादानी को मुस्कुराहट की हवा में उड़ा देने की कला जानता था। वक्त के साथ धीरे धीरे समीर के प्रेम ने हर रिक्तता को भर कर दिया। वो खुद भी समीर के रंग में रंगती चली गई। जब प्रेम सर चढ़कर बोलता है तो कमियां ही खूबियां बन जाती है। अब जरूरतें इतनी ही थी जितनी पूरी हो जाती। आगे चलकर समीर कॉलेज के प्रोफेसर हो गया। बहुत शान शौकत ना सही, पर बंधी हुई आमदनी जीवन की जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त थी। अब 2 बच्चों की माँ माही का पूरा ध्यान बच्चों की परवरिश पर था। माही ने बचपन से लेकर जवानी तक जाने कितने बच्चों को गलत संगत में पढ़ते देखा था, कितने बच्चों को आवारा होकर उजड़ते देखा था। जाने कितनी बार पढ़ा, कितनी बार सुना कि बच्चे सही परवरिश के अभाव में शराब सिगरेट पीने लगते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। उसका खुद का भाई वीर को भी तो नशे की ऐसी आदत लगी कि जीवन तबाह हो गया उसका और उसके पूरे परिवार का। सारा धन जमीन जायदाद सब भेंट चढ़ गया इसी नशे में। माँ जी और पिताजी को जिंदगी भर अफसोस रहा कि वीर ने उनकी दी हुई
आजादी और पैसे का दुरुपयोग किया। इंटर के बाद वीर को बाहर हॉस्टल में पढ़ने भेजा था। वहीं उसे नशे की लत लग गई। दारू से लेकर चरस, गांजा, हेरोइन, जाने कौन कौन से पदार्थों का सेवन करने लगा था वो। बात जब घर तक पहुंची, बहुत देर हो चुकी थी। पिताजी ने बहुत कड़ाई की, नशा मुक्ति केंद्र में भी लंबे समय तक रखा, पैसे देने बंद कर दिए, पर वो कभी कीमती सामान बेचकर तो कभी किसी से उधार लेकर अपनी जरूरतों को पूरा कर ही लेता था। खुद की गोल्ड चेन तक आधे से कम कीमत पर बेच आता। कभी माँ जी के गहने ले जाता तो कभी पिताजी की पॉकेट खाली कर देता। यहाँ तक कि गाय भैंस भी बेचकर नशे का जुगाड़ कर लेता। आवारा दोस्तों का एक ऐसा जमघट उसके पास था कि उनकी गिरफ्त से वो बाहर निकल ही नहीं पाया। सब वीर के पैसे पर ऐश कर रहे थे। वो दुधारू गाय था सबके लिए, सो वे लोग किसी भी हाल में छोड़ नहीं रहे थे उसे। हालात दिन प्रतिदिन सुधरने की बजाय बिगड़ते चले गए। माँ जी बेटे की ठीक होने की प्रार्थना करती, भगवान के आगे आंचल फैलाती, आंसू बहाती, बेटे को अपनी सौगंध देती, पर पानी सर से ऊपर निकल चुका था। वे अपनी तमाम मान, मनोबल और शक्तियों के बावजूद उसे रास्ते पर नहीं ला पाए। उनके अंतिम समय में ना पैसा उनके पास रहा, ना ही संतान। माँ जी और पिताजी के हालातों ने माही को भी तोड़कर रख दिया था। वो माँ जी पिताजी को दिलासा देती, उनके घावों पर संवेदनाओं का मरहम पट्टी करती, कभी कभी उनके पास सप्ताह भर रह आती, कभी जिद करके उन्हें अपने पास ले आती। पर बेटे के गम में घुलते माँ जी पिताजी आज समय बूढ़े हो गए और जाने किन किन रोगों ने उन्हें अपना शिकार बना लिया था। माही चाह कर भी उनकी असमय मृत्यु को रोक नहीं पाई। बहुत विचलित थी वो भाई वीर के कारनामों से। सारी प्रतिष्ठा, धन, रुतबा सब कुछ नशे की भेंट चढ़ गया था। वीर का परिवार पाई पाई को मोहताज हो गया था। भाभी अपने बच्चों को लेकर पीहर चली गई। वीर ने कब कहा किन हालातों में जीवन जिया जानती तक नहीं थी माही। बचपन में साथ खेले भाई की मौत पर दो आंसू तक नहीं बहा पाई वो। वीर स्वयं तबाह हुआ ही, पर साथ में पूरे परिवार की तबाही का कारण भी बना। वीर की जिंदगी के काले पृष्ठों ने माही को पत्थर बना दिया था। अब वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी, पर उनके भविष्य को लेकर हमेशा ही अत्यधिक सावधानी बरतती थी। भीतर के नरम दिल को कभी बाहर नहीं आने देती। अपनी भावनाओं के बहाव को जबरदस्ती सीने में छुपाकर कठोरता को धारण कर लेती। उसने अपने बच्चे को हमेशा ही अनुशासन में बांध कर रखा। निश्चित समय पर खाना, पीना, सोना, पढ़ना और खेलना। किसी भी तरह की कोई कोताही उसे बर्दाश्त नहीं थी। वीर की बर्बादी को बहुत नजदीक से देखा था माही ने। शायद यही कारण था कि अपने बच्चों के प्रति ज्यादा उदार नहीं रह पाई वो। कभी कभी समीर समझाते, सबको एक तुला में नहीं तौला जा सकता माही। सब बच्चे वीर की तरह आवारा नहीं निकलते। श्री और राज को अपना बचपन जीने दो। बंदिशों का ऐसा पहाड़ मत खड़ा करो कि उनका व्यक्तित्व ही मर जाए। इस पर माही प्रतिकार करती, देखो समीर, तुम बच्चों के मामले में ना ही पढ़ो तो अच्छा है। मुझे पता है क्या सही है और क्या गलत। मैं माँ हूँ उनकी। उनके भले के खातिर ही मैंने अपनी ममता को भीतर ही भीतर दबोच रखा है। वो एक बार पढ़ लिख कर अपनी मंजिल पाले, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, अपना भला बुरा समझने लगे, बस फिर मैं आजाद कर दूंगी उन्हें। फिर जहाँ चाहे उड़े, मैं रुकावट नहीं बनूंगी। पर जब तक वे उड़ने लायक नहीं हो जाते, कोई समझौता नहीं। समीर, मैं ना तो इतनी लचर पेरेंटिंग कर रही हूँ कि बच्चे बिगड़ जाए, ना ही रबड़ पेरेंटिंग कि बच्चे टूट जाए। मैं उस कुम्हार की तरह हूँ जो भीतर से सहारा देने के बाद ही बाहर चोट करता है। समीर उसकी दलीलों का मुकाबला नहीं कर पाते तो चुप हो जाती। दिन महीनों में और महीने सालों में
तब्दील होते जा रही थी। श्री और राज दोनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। प्रोफेसर पिता और माँ के कठोर अनुशासन में बड़े होते बच्चों की जब भी कोई जिद पूरी नहीं होती, सीमित सी पॉकेट मनी ना फिल्म देखने की इजाजत देती, ना ही रेस्टोरेंट जाने की। जब भी बच्चों को लगता वे दूसरे बच्चों की तरह आजाद नहीं हैं, जब भी उन्हें टीवी देखने से रोका जाता, परीक्षा के दौरान तो टीवी का कनेक्शन तक कटवा दिया जाता था, तब तब श्री और राज दोनों के मुंह से एक ही डायलॉग निकलता, तुम बहुत बुरी हो माँ। माँ ही इस डायलॉग को एक कान से सुनकर दूसरे से निकालने का दिखावा करती, पर भीतर ही भीतर तड़प कर रह जाती। एक माँ को उसकी ही संतान बुरा कहे, इससे ज्यादा दुख इस दुनिया में किसी को किसी बात से नहीं हो सकता। माँ ही सोचती, मैं ये सारी शक्तियाँ तुम्हारा भविष्य बनाने के लिए ही तो कर रही हूँ बच्चों। जिस दिन कुछ बन जाओगे, इस माँ की शक्तियों का मर्म समझ पाओगे। जिस दिन तुम माँ बाप बनोगे, तब जान जाओगे कि कितना मुश्किल होता है अपनी ममता का गला घोटकर अनुशासन का पाठ पढ़ाना। ऐसा नहीं था कि वो कोई हिटलर थी। घर पर बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करती, एक एक लजीज डिश वो खुद पकाती, टिफिन ऐसा डालती कि सारे दोस्त टूट पड़ते थे। जब भी कोई अच्छी मूवी थिएटर में लगती, वो प्रोफेसर साहब के साथ बच्चों को भी लेकर ही जाती। बच्चों के बिना कभी कोई मूवी वे लोग नहीं देखते। 2 साल में एक बार कहीं ना कहीं घूमने भी अवश्य जाते, पर हाँ, वो बेमतलब की फिजूल खर्ची नहीं करने देती। घर में बैठकर वीडियो गेम नहीं खेलने देती। सिर पैर का गेम शो WWF नहीं देखने देती। बाहर की जंक फूड नहीं खाने देती। आवारा दोस्तों को वो पल भर भी नहीं टिकने देती। बच्चों से मेहनत करवाती, एक एक नंबर के लिए पीटीएम में टीचर का सर खाती। बच्चों को सुबह जल्दी उठाकर पढ़ने बैठाती, फिर भले उसको खुद भी जागना क्यों ना पड़े। और बस इन्हीं सब की बदौलत जाने कितनी बार बच्चों के मुंह से सनसनाता सा एक तीर निकलता है कि तुम बहुत ही बुरी हो माँ, जो उसके सीने को क्या पूरे अस्तित्व को तार तार कर जाता था। इतना सब होने के बाद भी वो पीछे नहीं हटी। समीर भी उसकी लगन, मेहनत और इरादों को जानते थे, इसलिए उसके और बच्चों के बीच कभी नहीं आए। बच्चों को प्रोग्रेस देखकर वे बहुत खुश थे। ये तब की बात है जब श्री कॉलेज में और राज 12वीं में था। अचानक हृदय गति रुक जाने से समीर उसे छोड़कर चले गए। भरी दुनिया में बच्चों के सिवा उसका कोई नहीं था। महीनों बाद जब वो संभली, तब लगा घर की आर्थिक स्थिति को संभालने और बच्चों की परवरिश के खातिर उसे अब हर हाल में नौकरी करनी होगी, अन्यथा बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा, और ऐसा वो किसी हाल में नहीं होने दे सकती। थोड़ी सी कोशिश और समीर के दोस्तों की सिफारिश से उसे समीर के कॉलेज में टीचर की नौकरी मिल गई। अब उसके संसाधन और आमदनी एकदम सीमित हो गए थे। जवानी की दहलीज पर, उम्र के जिस मोड़ पर बच्चों को पिता के साय की बेहद जरूरी होती थी, समीर उन्हें छोड़कर चले गए थे। माही ने तब जी तोड़ कोशिश की कि बच्चों को कोई कमी ना रहे। नौकरी और घर दोनों धुरियों को साधती हुई, आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान लिए वो चुपचाप चली जा रही थी। अपने मकसद पर उसकी नजरें टिकी थी। पुरुषार्थ का प्रतिसाद भी मिला उसे। श्री ने इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद MBA किया और फिर साथ में पढ़ने वाले ध्रुव से शादी। राज ने फैशन डिजाइनर की डिग्री लेकर एक बड़ी कंपनी में डिजाइनर के तौर पर अपना जॉब शुरू किया। कंपनी ने उसे विदेश भेज दिया। लगभग 2 सालों से वो वही है। माही बहुत खुश थी। बच्चों की तरक्की देखकर वो पुराने सारे गम भुला चुकी थी। अब बुढ़ापे की ओर बढ़ते हुए शरीर के साथ एकाकी रहना खलता जरूर था, पर वो अपने आप को व्यस्त रखती। रिटायरमेंट में अभी 3 साल शेष थे। आगे की जिंदगी के बारे में बहुत नहीं सोचा उसने। दिन सरकते जा रहे हैं, यही क्या कम है।
दिन कॉलेज में निकल जाता और रात किताबों और संगीत के सहारे। ऐसे में साल भर की शादीशुदा बेटी 2 दिन पहले जब अपना सूटकेस उठाकर पति ध्रुव से झगड़कर उसके पास चली आई, तो उसके जिस्म पर तमाम बिजलियां मानो एक साथ गिर पड़ी थी। बेटी और दामाद से पूछताछ करने और उनकी बातों की तह तक जाकर उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ अहंकार की लड़ाई है। जहाँ छोटी छोटी बातों को उसकी बेटी श्री ने इशू बना लिया था। माँ ही जानती है, छोटे मोटे झगड़े हर पति पत्नी के बीच होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप घर छोड़कर चले आओ। रिश्तों को बनाना आसान होता है, पर ताउम्र उन्हें सहेजना मुश्किल। तिल का ताड़ बना लेना किसी समस्या का हल नहीं होता, जबकि आपसी समझदारी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। माही ने प्यार से समझाया श्री को। देखो श्री, मैं ये नहीं कहती कि तुम किसी अत्याचार को सहन करो, किसी की गुलाम बनकर जियो, किसी को खुद के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने दो, पर इसका मतलब यह भी नहीं कि तुम पति से बेमतलब लड़ झगड़कर मेरे पास रहने चली आओ। अपनी गलती को गलती ना मानो। अपनी ही माँ के मुंह से इस तरह की बातें सुन बिफर गई थी श्री। जानती हो, जवानी में तुमने कभी डिस्को नहीं जाने दिया, सहेलियों के साथ फिल्म भी नहीं देखने देती थी तुम। कभी जरा से खुले कपड़े पहनती तो तुम्हारी टोका टाकी चालू हो जाती थी। पर अब तो मैं खुद कमाती हूँ, तब भी क्या अपनी पसंद से नहीं जी सकती? पहले तुम और अब तुम्हारा दामाद। जरा सा दोस्तों के साथ बियर क्या ले ली मैंने उस दिन। पूरे 2 दिन तक बात नहीं की मुझसे। मुझे नहीं पता था इतने खुले विचारों का होने के बावजूद इतना दकियानुसी निकलेगा मेरा पति ध्रुव। और तुम कहती हो वही चली जाऊं वापस। तुम मेरी माँ हो या मेरी दुश्मन? श्री ने पांव पटकते हुए कहा। मैं तुम्हारी माँ हूँ श्री, इसलिए कह रही हूँ। सही रास्तों का चुनाव ही सही मंजिल पर ले जाएगा। ठंडे दिमाग से सोचो। तुम्हारी जगह अगर वो शराब पीकर घर आता तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतती? बियर पीना, भड़काऊ वस्त्र, देर रात तक चलने वाले डिस्को हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है बेटा। आधुनिकता का झूठा दिखावा हमें कहीं का नहीं छोड़ता बेटी। ध्रुव तुम्हारे हित की बात करता है तो तुम्हें बुरा लग रहा है। अगर वो तुम्हारी परवाह ना करे तो अच्छा लगेगा तुम्हें? तुम जानती हो, मैं वो माँ नहीं हूँ जो अपनी संतान की कमियों पर पर्दा डालकर उसका अहित करे। अगर गलती तुम्हारी है तो उसे स्वीकार करने में हिचकिचाहट कैसी? अहंकार से किसी समस्या का समाधान नहीं होता मेरी बच्ची। पति पत्नी के बीच छोटी मोटी बात होती रहती है, पर उस छोटी सी बात को जीवन पर हावी होने दोगी तो जिंदगी में बिखराव के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं तुम्हारा घर उजड़ते हुए नहीं, बसते हुए देखना चाहती हूँ। नादान कदमों की लड़खड़ाहट से लंबी रेस को नहीं जीता जा सकता, इसलिए समझदारी से काम लो। तुम्हारे साथ जिस दिन कुछ गलत होगा मैं खड़ी रहूंगी तुम्हारे साथ, पर तुम्हारी गलतियों को अनदेखा मैं नहीं कर सकती। पर माँ, मैं खुद कमाती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ, फिर क्यों रहूं किसी के कैद खाने में? मैं आजाद होकर जीना चाहती हूँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आखिर तुम भी तो अकेले रहते रहते थक गई होगी। मैं साथ रहूंगी तो तुम्हें भी आराम रहेगा। श्री ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर चापलूसी भरे स्वर में कहा। घर कोई कैद नहीं होता श्री। पंछी चाहे जितनी लंबी उड़ान भरे, शाम को थककर अपने घोंसले में ही लौटता है। आसमान में तो विश्राम की गुंजाइश ही नहीं है। धरती को छोड़कर जीने की चाह हमें कहीं का नहीं छोड़ती है। अनुशासन को जंजीर मत मानो श्री। अनुशासन विहीन समुंदर सुनामी के अलावा कुछ लेकर नहीं आता। और हाँ, मेरी चिंता तुम रहने ही दो लाडो। मैं अपनी जिंदगी अभी आराम से जी रही हूँ। मुझे सहारे की आवश्यकता नहीं। जब होगी तब तुम्हारे पास खुद आऊंगी। तुम चाहो तो
नाती की परवरिश की जिम्मेदारी बेशक मुझे दे सकती हो। तिरछी नजरों से श्री के चेहरे के मनोभावों को पढ़ने की कोशिश करते हुए माही ने कहा, श्री ने कितना सुना, कितना समझा, कितना स्वीकार किया, कहा नहीं जा सकता। तुम बहुत बुरी हो माँ। कहते हुए श्री सूटकेस में कपड़े रखते हुए ध्रुव को फोन करने लगी तो माही ने चैन की सांस ली। महीनों बाद घर आई बेटी का ऐसा स्वागत वो कतई नहीं करना चाहती थी, पर क्या करती। वो एक ऐसी माँ थी जो अपने बच्चों का हित साधने के लिए अपने दिल पर पत्थर रखना जानती थी। वो ऐसी माँ नहीं थी कि बेटी की गलतियों के लिए दामाद को दोषी ठहरा दे। वो एक मजबूत और सुदृढ़ सोच वाली माँ है जिसे अपने बच्चों की खुशियों के लिए बुरा बनकर रहना पसंद है। मैं बहुत बुरी हूँ बच्चों, पर तुम्हारे भविष्य की सुरक्षा इन्हीं बुरे हाथों में है। सोचते हुए माही अपनी नम आंखों को बेटी से छुपाती हुई मुस्कुरा दी। दोस्तों, आपको इस कहानी पर क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आगे ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।